हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हीट इंजन्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज़ किया था और हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट की थी। हीट इंजन क्या था? जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। हीट इंजन एक हॉट बॉडी जो कि एक हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, उससे हीट लेता है, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर काम करता है। वर्किंग सब्सटेंस एक्चुअल में वहाँ पे जो हीट एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता था। एंड जो बची हुई हीट थी वो हम सिंक को रिजेक्ट करते थे, जो कि लोवेस्ट टेम्परेचर पे था। यानी कि दो मेन पार्ट थे उसके। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हीट की बात करें, सोर्स एंड सिंक, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। वेल क्या ऐसा भी कोई इंजन हो सकता है जो उल्टी डायरेक्शन में काम करे? उल्टी डायरेक्शन में मतलब हीट कोल्ड बॉडी से ले और हम रिवर्स कर दे फैक्टर को, हम उसके ऊपर कुछ वर्क करें और वो हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफर कर दे। क्या सभी कंट्रोलिंग फैक्टर्स को, जो ये पॉइंट्स हमने बताए थे कि हीट आती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है और बची हुई हीट सिंक में जाती है, अगर हम सिंक से हीट लेके वर्क उसके ऊपर कुछ करके क्या वापस हम उसमें जो सोर्स था हीट का उसकी तरफ भेज सकते हैं, दैट इज एक हायर टेम्परेचर की बॉडी के ऊपर? आज इस लेक्चर में हम इन फिनोमिनाज को या इसके साथ कौन से फिजिकल लॉज एसोसिएटेड हैं उन सब के बारे में सीखेंगे। देन द फर्स्ट थिंग, हम एक ऐसे इंजन बनाएंगे जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। रिवर्स डायरेक्शन में मीन्स कोल्ड बॉडी से वर्क करके हम हॉट बॉडी के अंदर टेम्परेचर को सेट करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ हीट इंजन इज इन योर हाउसेज आल्सो, that is known as a refrigerator. So what is a refrigerator? Refrigerator is a device which works in a reverse direction. ये क्या करेगा? हीट लेगा कोल्ड बॉडी से, हम उसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे और ट्रांसफर कर देगा हॉट बॉडी के अंदर। रेफ्रिजरेटर में भी तो ऐसा ही होता है। रेफ्रिजरेटर आपके घर में जो है उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अंदर ठंडा होता है, तो वो उसके बाद बाहर की तरफ कंप्रेसर उसके अंदर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम उसको देते हैं और फिर वो बाहर की तरफ हीट को ट्रांसफर करता है। यानी कि अंदर की हीट लेके, अंदर पहले से ही ठंडा है उससे कुछ और हीट उसने ले ली और वो बाहर भेज रहा है बाय डूइंग वर्क। वर्क कौन कर रहा है? उसका जो कंप्रेसर। तो वो कंप्रेसर क्या करता है? हीट अंदर से, ठंडी ऑब्जेक्ट से हीट निकालता है और बाहर की तरफ उसको भेजता है, यानी कि कमरे के अंदर जहां पे भी वो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेटर काम करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना बाय द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एज आई टोल्ड यू, रेफ्रिजरेटर कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, दैट इज कोल्ड ऑब्जेक्ट है जो सोर्स ऑफ हीट का काम करेगा। आपकी बात कोल्ड ऑब्जेक्ट है, दैट इज एट टेम्परेचर T2, उससे हीट लेगा। देन वर्क, अब की बार हम वर्क कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, जो भी है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है बेसिकली उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हीट लेगा, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो ही ये इससे हीट निकाल पाएगा एंड देन सेंड्स द हीट टू hot body, and hot body is sink. Source and sinks are reversed this time. तो यहाँ पे वो बदल गए हैं इसमें। तो ये बेसिकली बेसिक सा डायग्राम है हीट इंजन को समझने का, जो उसका काम है। दैट इज सोर्स, अब की बात ध्यान रखें, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है एंड जो सिंक होगा वो हायर टेम्परेचर, दैट इज हॉट बॉडी होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, हाउ इट वर्क्स। इन रेफ्रिजरेटर, gas is suddenly expanded in a region of low pressure and thus its temperature decreases. क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जब गैस को हम एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो इस तरीके से गैस का जो टेम्परेचर होगा जिसको हमने अलाउ किया है एक्सपेंड होने के लिए, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो हीट लेगी सराउंडिंग्स में, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो वहां पे वो हॉट बॉडी जो भी है उनसे गैस हीट लेगी क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है एंड अगेन एक्सपेंड्स, क्योंकि गर्म करने पर गैसें फैलती है तो वो और ज्यादा फैलेगी।
तो इस तरीके से गैस अब जो हमारे पास है वो फैल चुकी है, जो रीजन लो प्रेशर का रीजन था उसमें जो गैस बाहर आई थी वो सारे की सारी एक्सपेंड हो चुकी है। अब इसको और काम करने के लिए वी हैव टू कंप्रेस दिस गैस वंस अगेन, और ये करेगा कंप्रेशर। कंप्रेसर सम एक्सटर्नल वर्क करके उस गैस को कंप्रेस करता है। एक्सटर्नल वर्क जो रेफ्रिजरेटर के पीछे जो रखा होता है आमतौर से, जो कंप्रेसर जो मैंने बताया था, वो उस पे वर्क करेगा, गैस पे वर्क करेगा और उसको कंप्रेस करेगा। दैट वर्क इज डन बाय कंप्रेसर बेसिकली, एंड इन दिस वे वन साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कंप्लीट्स। तो इस तरीके से गैस एक्सपेंड हुई और फिर हमने वर्क करके उस गैस को कंप्रेस भी कर दिया। Now, this gas is again allowed to expand, and it further takes heat from surroundings, that is hot bodies, and again it expands more, and again the cycle of compression comes. So in this way, compressing and expanding gas again and again, we can take heat from a cold body, जो कि बेसिकली हॉट थी, बट हर बार हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए वो भले ही कम टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जांपल मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल बताऊं कि कोई गैस है, जैसे ही हमने गैस को अलाउ किया एक्सपेंड करने के लिए, फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, और जो उसके सराउंडिंग्स हैं, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है, उसका टेम्परेचर फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। गैस क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, इट टेक्स हीट फ्रॉम दैट 30 डिग्री सेल्सियस बॉडी एंड डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। अब उसका टेम्परेचर मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस था, तो वो घट के फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। गैस ने हीट ले ली जो एक्सपेंड हुई थी, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 2-3 डिग्री सेल्सियस और राइज हो गया, वो फर्दर एक्सपेंड हुई। कंप्रेसर ने फिर क्या किया, उस गैस को कंप्रेस किया और फिर हमने उसको फिर से अलाउ कर दिया एक्सपेंड होने के लिए। अब गैस फिर से एक्सपेंड होगी, इस टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेस, फिर से डिक्रीज होगा, तो अगेन हम मानते हैं कि उसका टेम्परेचर फिर एक बार मोमेंट मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर फिर से 2 डिग्री सेल्सियस है। नाउ ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझे, यहां पे जो अंदर मटेरियल था रेफ्रिजरेटर के, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका था 30 से, पहले के मुकाबले ठंडा है, बट गैस के मुकाबले गैस वहां पे 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस हम मान रहे हैं, उसके मुकाबले अब भी गर्म है। इट अगेन टेक्स हीट, और वो उसका फिर से कितना कर देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री जितना भी कम कर सकता है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहां पे, और इस तरीके से गैस फिर से एक्सपेंड होगी। हम उसको क्या कर देंगे, फिर कंप्रेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, और उसके बाद फिर से साइकिल फिर एक्सपेंड होगी। टेम्परेचर 27 पे जा चुका है, 27 से 25 पे जा चुका है, अब फिर से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड सो ऑन दिस फिनोमिना कंटिन्यूज, एंड वी ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी। वहां पे हम जो कोल्ड बॉडी, क्यों, क्योंकि वहां पे हम 30 से उसको 27 पे 25 पे 24 पे 23 डिग्री सेल्सियस पे हम लेके आ रहे हैं, और बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर दैट मे बी 35 36 40 कुछ भी हो सकता है, बट वी आर टेकिंग द हीट, क्योंकि हमने जो गैस एक्सपेंड की है वो जो अंदर की तरफ की है, उसके अंदर की तरफ जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊपर जो बर्फ वाला पोर्शन होता है फ्रीज करने के लिए, उसके अंदर नालियां सी बनी हुई होती हैं, पाइप लगे हुए होते हैं, उन पाइप्स में गैस एक्सपेंड होती है, उसी वजह से वो एरिया ज्यादा ठंडा होता है, तो उनमें गैस एक्सपेंड की जाती है, वो ठंडा होगा, वो हीट लेंगी जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर है, और सराउंडिंग्स में लगातार वो सेंड करती रहती है। सो इन दिस वे रेफ्रिजरेटर वर्क्स। अब वो रेफ्रिजरेटर कितना वर्क करेगा, कितनी उसकी एफिशिएंसी रहेगी, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी रेफ्रिजरेटर की, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। So the coefficient of performance is the ratio of heat taken from cold body to the mechanical work done on it. So Q2 by W. So this is equation number 1. If Q1 is the amount of heat rejected to the hot body, basically to sink, जो कि हमने कहा था hot body है, जो भी थे हाई टेम्परेचर के ऊपर थी, then Q1 that will be equal to, क्योंकि Q2 हीट उसने वहां से ली है और कुछ वर्क, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा था,
So from here we can find out this work done, that will be equal to Q1 minus Q2. Say this is equation number 2. So coefficient of performance, that is beta, that will be equal to Q2 and divided by Q1 minus Q2, because putting this value in this equation we get this result. Say this is equation number 2 and this is the coefficient of performance for a refrigerator. Also we can multiply and divide this Q2 by Q1, and here also that is Q1 by Q1 minus Q2 by Q1. So we can simply write that this is Q2 by Q1 divided by 1 minus Q2 by Q1. And as we know that Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. So from here we can write that this beta, that is equal to T2 by T1 divided by 1 minus T2 by T1. And solving this we get this beta, that will be equal to T2 divided by T1 minus T2. So in this way we can find out coefficient of performance in terms of temperature. तो यहाँ पे जो coefficient of performance था वो हमने in the form of heat भी find out किया, and यहाँ पे जो coefficient of performance है वो हमने in terms of temperature find out किया है. Now let's discuss about this. अब यहाँ से अगर देखा जाए तो we can conclude that number 1, smaller the value of T1 minus T2, ये फैक्टर जितना कम होगा, T1 minus T2 मतलब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग्स बेसिकली बात करें, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है और बाहर का पार्ट है, वो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी ही कम होगी. दैट इज बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 minus T2, that is the difference between the two temperature, क्योंकि वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डिफरेंस ज्यादा तो परफॉर्मेंस कम. तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि रेफ्रिजरेटर को जितना ज्यादा कूल किया जाएगा, हम उसके अंदर का पार्ट जितनी ज्यादा कूलिंग करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अंदर का और बाहर का ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर कम टेम्परेचर हो जाएगा, बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पे डिफरेंस T1 माइनस T2 ज्यादा होगा, और T1 माइनस T2 ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कम परफॉर्मेंस देगा, और क्योंकि डिफरेंस कम होगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगी. टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस कम, टेम्परेचर डिफरेंस कम तो परफॉर्मेंस ज्यादा. So beta is inversely proportional to T1 minus T2. That is the difference between surroundings and the refrigerator. And also from this result, it is clear that if W is 0, that is work done is 0, then in that case this beta will be infinite, which is not possible. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्सटर्नल वर्क रेफ्रिजरेटर के ऊपर नहीं होगा, हम एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे, देन इन दैट केस जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क नहीं करेगा. यानी कि जो ये रेफ्रिजरेटर का काम है जिसमें वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट को ट्रांसफर कर रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब हम उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Two main statement of this law, that is second law of thermodynamics, are: the first statement is given by Kelvin Planck's statement, which is it is impossible to construct a heat engine having 100% efficiency. well, इस स्टेटमेंट को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंजन की, हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि वहां पे 1 माइनस Q2 बाई Q1 था. Q2 वाज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. जीरो नहीं हो सकता, वो 1 माइनस समथिंग था, वहां पे डिस्कस किया था हमने. तो दैट्स वाई वहां पे एफिशिएंसी जो है कभी भी 100% नहीं हो सकती. यही स्टेटमेंट कैल्विन ने दी थी.
And now the second statement, that is Clausius statement, a machine cannot be designed which would transfer heat from a body at a low temperature to a body at higher temperature by itself. According to this statement, ये कहता है कि कोई मशीन इस तरह की डिजाइन नहीं की जा सकती जो अपने आप किसी लो बॉडी टेम्परेचर मीन्स जिसका टेम्परेचर कम हो, जिसका टेम्परेचर कम होने का मतलब वो ठंडी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट किसी ठंडी बॉडी से किसी गर्म बॉडी के अंदर हीट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने आप। ये हमने रेफ्रिजरेटर के केस में भी हमने देखा कि वहां पे हीट को ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी, क्योंकि हम अंदर से हीट ले रहे थे, जो सोर्स था हमारा एट लो टेम्परेचर था और जो सिंक था वो हाई टेम्परेचर था। तो अब की बार हम कोल्ड बॉडी से हीट ले रहे थे और हॉट बॉडी के अंदर वहां पे रिजेक्ट कर रहे थे। बट ध्यान रखिए वहां पे हमने वर्क किया था, बिकॉज एट द कंप्रेसर वाज डूइंग वर्क। यही स्टेटमेंट क्लासियस की थी कि एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई काम नहीं करते। एंड जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सकता। देयर इज नो मैथमेटिकल प्रूफ फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेल, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रोसेस के बारे में। पहले भी हमने एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस इस तरह के डिस्कस किए थे। अब आज उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सके। रिवर्स करने का मतलब हम उसके अगर कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स कर दें। कंट्रोलिंग फैक्टर्स, मान लिया हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे किसी ऑब्जेक्ट का, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उसका टेम्परेचर डाउन कर दें और सिस्टम भी बिल्कुल उसी पाथ को, जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल लूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक सिस्टम था जिसका इनिशियल टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस था। हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 30 डिग्री सेल्सियस तक, और वहां पे फॉर एग्जांपल एक ऐसा मटेरियल था जो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड के अंदर था एंड 30 डिग्री तक जाते जाते वो बीच में लिक्विड आया और फिर वेपर्स में भी कन्वर्ट हो गया। एक जस्ट कंसिडरेशन है। अब इस चीज को समझने के लिए वहां पे एक मिड टेम्परेचर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25 के ऊपर वो लिक्विड स्टेट के अंदर था। अब यहां से जब कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करें, हम टेम्परेचर को 30 से वापस 25 पे लेके आए, अगर वो लिक्विड में वहां पे होता है और फिर वापस 20 पे लेके जाएं, वहां पे वो फिर से सॉलिड में हो जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें वो एग्जैक्टली उन्हीं पाथ को, उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए वापस आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस रिवर्सिबल प्रोसेस। Process which can be retraced to its initial position by reversing the controlling factors which occur in the direct process is called a reversible process. Conditions for a reversible process. Process should be extremely slow so that it remains in mechanical, thermal and chemical equilibrium. स्लो होगा तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में लगभग जो चेंजेस होंगे वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे। दैट्स वाई वो लगातार इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। द सेकेंड वन, द सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, क्योंकि ये सारे के सारे एनर्जी डिसिपेट करते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन हर बार अपोज करता है विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, ये हमेशा अपोज करती हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में काम करें, किसी भी डायरेक्शन में मोशन करें, ये हमेशा अपोज करेंगी। दैट्स वाई जो प्रोसेस है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज, दैट इज फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। सिंस अबोव कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू अटेन, क्योंकि किसी भी सिस्टम को हम स्लो कर लें फिर भी, बट फ्रिक्शनलेस बनाना, रेजिस्टेंस नहीं हो, जिसकी विस्कोसिटी नहीं हो, बहुत मुश्किल काम है। दैट्स वाई रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स।
जिसको कंट्रोलिंग फैक्टर्स को हम रिवर्स कर दें और वो उसी पाथ से एग्जैक्टली सेम कंडीशंस से या सेम तरीके से रिवर्स ना आए, उसी पोजीशन पे ना आए, अपनी इनिशियल स्टेट पे ना आए, तो इस तरह के प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन ए कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के अंदर क्योंकि हम गैस लेते हैं वो आइडियल लेते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली, धीरे धीरे जब आइडियल गैस को एक्सपेंड करना अलाउ किया जाता है तो वो भी रिवर्सिबल है। ऑल एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल चेंजेस आर रिवर्सिबल प्रोवाइडेड दैट देयर आर नो फ्रिक्शन एंड नो लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। एंड द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाइट, ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे से ऊपर के लिए वर्क करना पड़ेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ irreversible process. Now let's discuss about a heat engine. This is ideal heat engine we can say, because in this engine हर चीज जो है वो आइडियली वर्क करती है। एंड द नेम ऑफ दिस हीट इंजन इज कार्नोट हीट इंजन। इट इज ए डिवाइस विच ऑपरेट्स आइडियली। इंजन है तो तीन पार्ट इसके अंदर भी होंगे, वन इज सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। क्योंकि यहाँ पे इंजन आइडियली ऑपरेट कर रहा है तो सोर्स ऑफ हीट जो कि एक हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर है, ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम कितनी भी हीट ले लें उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई असर नहीं पड़े। दैट शुड बी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग सब्सटेंस, तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस लिया गया है वो आइडियल गैस होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिंक, अगेन सिंक को हम कितना भी टेम्परेचर देते हैं, क्योंकि सारी की सारी हीट वर्किंग सब्सटेंस जब उसके ऊपर काम कर लेता है तो हम रिजेक्ट करते हैं सिंक के अंदर। तो यहाँ पे भी सिंक जो कि लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर है शुड बी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटेंस, सो दैट इसको कितनी भी हीट दे दें इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कार्नोट हीट इंजन। With the help of this diagram, we can understand the working of Carnot heat engine. यहाँ पे heat engine के different parts हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये source है, source of heat है। सोर्स ऑफ हीट जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा, हॉट बॉडी होगी। इसकी वाल्स जो हैं वो एडियाबैटिक हैं, सो दैट कि किसी भी डायरेक्शन में हीट ना जा सके। सिर्फ जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाली वाल है, वो कंडक्टिंग है और वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, सो दैट कि यहाँ से फ्री फ्लो ऑफ हीट हो सके। यहाँ पे नेक्स्ट ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड जो कि चारों तरफ से एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मीन्स यहाँ से हीट फ्लो नहीं कर सकती किसी भी डायरेक्शन के अंदर। एंड दिस इज सिंक जो कि लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है। एंड इसकी भी जो वाल्स हैं वो एडियाबैटिक वाल्स हैं। सिर्फ अपर पार्ट जो होगा वो कंडक्टिंग होगा और कंडक्टिंग भी परफेक्टली कंडक्टिंग, सो दैट हीट कैन इजीली मूव फ्रॉम दिस। नाउ दिस इज द पार्ट विच इज piston. Basically the walls of the piston are adiabatic, so that कि वाल्स में से हीट ना आ जा सके। और यहाँ पे ये पिस्टन जो यूज किया गया है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ये सिलेंडर की जो वाल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है एंड पिस्टन जो है वो भी नॉन कंडक्टिंग होगा। तो यहाँ पे जो गैस है, जो वर्किंग सब्सटेंस की जो गैस है वो आइडियल गैस यहाँ पे कंसिडर की गई है। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। तो वर्किंग के लिए एक एक स्टेप को चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ हीट इंजन एंड द फर्स्ट टर्म इन दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। गैस जो है वो आइसोथर्मली यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है। आइसोथर्मली एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो पिस्टन्स हैं, इस पिस्टन को, सिलेंडर को हम सबसे पहले रखेंगे सोर्स ऑफ हीट के ऊपर, समवट लाइक दिस, सो दैट कि हीट जो है वो आसानी से सोर्स से सब्सटेंस को मिलती रहे। जो भी वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे है ये हीट लेता रहेगा। जब ये हीट लेगा तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि वाल्स जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग थी तो इजी फ्लो ऑफ हीट होगा। ये हीट लेगा तो एक्सपैंड होगा एंड एक्सपेंशन जो होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। Now let's try to understand the working of this, and the first step is isothermal expansion.
नाउ द वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे मान लेते हैं हम कि उसका जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम है वो V1 है, एंड इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, क्योंकि प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पोजीशन B, हम दो कंसिडर कर लेते हैं। एंड वी नोज दैट वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने पर कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में, दैट कम्स आउट टू बी V1 से लेकर के V2 तक, एंड दैट इज PdV। एंड इफ यू वांट्स टू राइट दिस, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था दैट वाज RT1 log टू द बेस E एंड दैट इज V2 V1। सो इस तरीके से गैस जो होगी वो यहाँ पे आइसोथर्मली एक्सपैंड होगी। अब इसको पीवी इंडिकेटर डायग्राम के अंदर हम बनाना चाहें तो वी कैन सिंपली मेक से इट्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमें पता है प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर से दिस इज पॉइंट A, इस पॉइंट को हम A कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है P1 था, वॉल्यूम था वो V1 था। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घटेगा, somewhat like this। से दिस इज सेकेंड पॉइंट जो फाइनल पोजीशन हमारे इस स्टेप के लिए आइसोथर्मल के लिए बनी है। से दिस इज P2 V2। सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम A to B, वी कैन राइट इट फ्रॉम A to B। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। गैस कुछ यहाँ पे जो रीजन है इसके अंदर एक्सपेंड हो जाएगी, and after that the stage comes of adiabatic expansion। adiabatic expansion क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाल्स हैं, अब जो पिस्टन है हमारे पास, जो सिलेंडर है उसकी वाल चारों तरफ से इंसुलेटेड है। यहाँ पे ना कोई हीट अंदर आ रही है किसी डायरेक्शन से, ना कहीं से बाहर जा रही है, बट यहाँ पे एट दिस पॉइंट गैस इज स्टिल एक्सपेंडिंग। तो इस तरह का जो एक्सपेंशन होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो स्टेट थी वो P2 V2 से, जिसको हमने पॉइंट B कहा था, उससे चेंज होके से P3 V3 हो जाती है, नई जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होते हैं। से दिस इज पॉइंट C। यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, दिस इज अप टू पॉइंट C। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दिस इज P3 एंड V3। If we find out the work done in adiabatic expansion, so we can simply write this work done is say W2, and that will be integration of this V2। adiabatic expansion के लिए भी हम पहले कर चुके हैं, V3 पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, and that comes out to be R, and this is T1 minus T2 divided by gamma minus 1, where gamma is the रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट। तो ये होता है हमारे पास जो वर्क डन आया एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी गैस कुछ एक्सपेंड होगी, बट दिस टाइम्स नॉट सो मच, वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि हीट एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिली है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसको लेके जाएंगे सिंक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क करना था गैस ने, जो मैक्सिमम एक्सपेंड हो चुकी है, यहाँ पे पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर चुका है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हीट को सिंक में रिजेक्ट करना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अब हम इससे हीट लेंगे सो दैट कि ये नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार रहे। तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे सिंक के ऊपर। अब जैसे ही सिंक के ऊपर रखते हैं तो हमें पता है जो सिंक है वो एक कोल्ड बॉडी है। यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर है, हाई टेम्परेचर था इसका, और यहाँ पे सिंक जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर है। तो हीट इससे वर्किंग सब्सटेंस से सिंक की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वाल नहीं है, परफेक्टली कंडक्टिंग वाल है। तो इस तरीके से हीट नीचे की तरफ लगातार सिंक की तरफ, सिंक जो है वर्किंग सब्सटेंस से हीट लेगा। जब वर्किंग सब्सटेंस से हीट लेगा तो जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो गैस है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है सिंक का वो चेंज नहीं हो रहा है, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ पे C पॉइंट से
ऑब्जेक्ट जो है अपने पैरामीटर्स चेंज कर रहा है, से P3 V3 से लेकर के, and it is going to say next position, say D, and that is P4 V4. So the curve is somewhat like this, and this time this is a position D, and here P4 and V4. So work done in isothermal compression, that is say W3, because this time this work done is negative, so negative sign I am using here, क्योंकि यहाँ पे अब की बार compress हो रहा है, so हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि हीट यहाँ पे ट्रांसफर करनी है हमें, तो ये हमारे पास बन जाएगा वर्क डन, दैट इज V3 से लेकर के V4 तक, देन P इन dV चेंज इन वॉल्यूम इज देयर। सो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना चाहें तो नेगेटिव साइन है, चेंज कर सकते हैं, लिमिट्स को चेंज कर देंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देन P dV वी कैन यूज़, एंड ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ RT2, क्योंकि टेम्परेचर दिस टाइम टेम्परेचर इज T2 से, log to the base E, and this is V3 by V4. So this is isothermal compression. Now अब अगेन इसको हम यहाँ से हटाएंगे सिलेंडर को और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब जो कंप्रेशन होगा वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, क्योंकि हीट ना कहीं से आ रही है ना सिस्टम में बाहर कहीं पे हीट जा रही है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, तो गैस यहाँ पे कंप्रेस होगी, और जो गैस कंप्रेस होगी वो यहाँ पे आइसोथर्म और जो गैस कंप्रेस होगी वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। सो दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए हम यहाँ पे डायग्राम में करें तो कंप्रेशन इज देयर, तो इनिशियली पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट अपने आ जाएगा एंड इट रीचेज फ्रॉम D to A somewhat like this. So in this way the system reaches to up its original position, that is A, and for this adiabatic compression, अब यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो D पोजीशन जिसमें प्रेशर P4 था, वॉल्यूम V4 था, वहाँ से चेंज करके अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है से, सो द न्यू पैरामीटर्स आर P1 एंड V1, अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर यहाँ पे ये वापस चला गया। सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उस वर्क को हम W4 से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है अगेन हम नेगेटिव साइन लेंगे, V4 से लेकर के कंप्रेशन V1 पे हुआ है, P dV यहाँ पे बनेगा, देन इन दैट केस दिस इज इक्वल टू R एंड दिस इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. These are the work done, that is isothermal expansion, adiabatic expansion, and isothermal compression and adiabatic compression. And now the total work done will be a sum of all these works. That is, if we write net work done by W, then we can write that this is W1, that is W2, adiabatic expansion, minus, because last two works are negative, so I am collecting these, that is W3 plus W4. These are of compression, that's why negative sign is used here. Now as W2 is equal to W4, because ये दोनों हैं जो वो एडियाबैटिकली हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में और एडियाबैटिक कंप्रेशन में वो इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है और एक यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है, दैट्स वाई दे विल कैंसल आउट ईच अदर। सो हमारे पास जो नेटवर्क डन बचेगा W, दैट विल बी इक्वल टू W1 माइनस W3, and this work done is equal to Q1 minus Q2, because Q1 is the amount of heat which is taken from the source, and this is the amount of heat which is rejected to the sink. Now let's discuss about efficiency of Carnot heat engine. Since we know that efficiency, that is neta, is given by work done per unit heat supplied, here work done is Q1 minus
Q2 ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। एंड हीट जो सिस्टम को दी जाती है, हम जो यहाँ पे सिंक से हीट ले रहे हैं, दैट इज Q1। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1, और in terms of temperature we can write that is 1 minus T2 by T1. So this is the efficiency of Carnot heat engine. So in this way we can find out the efficiency of Carnot heat engine. एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि efficiency of Carnot heat engine is largest. क्यों होगी सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे Carnot heat engine एक आइडियल इंजन माना गया है। यहाँ पे जो सिलेंडर लिया था उसके अंदर जो पिस्टन थे उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आइडियल गैस यहाँ पे ली गई है, एंड जो सोर्स एंड सिंक इंसुलेटिंग स्टैंड है और जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स हैं वो परफेक्टली एडियाबैटिक हैं, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटेंस के साथ सोर्स और सिंक हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आइडियली ऑपरेट कर रही हैं, और आइडियल जो चीज होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें देगी। तो किसी भी केस में किसी दो इंजन को जब आप कंपेयर करें तो वहां पे अगर कार्नोट हीट इंजन इज वन ऑफ देम, देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन विल बी मैक्सिमम। इस तरह के कई क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी मैकेनिक है वो एक हीट इंजन बनाता है और जो कहता है कि उसका हीट इंजन दो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 90 डिग्री सेल्सियस इन दो टेम्परेचर के बीच में काम करेगा, और उसके इंजन की एफिशिएंसी वो कुछ भी बताता है 60%, 70% एंड सो ऑन, कुछ भी बताता है। अब ये कहता है कि मैंने ऐसा इंजन बनाया है। अब उस चीज को चेक करना हो कि वो ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, तो उसके लिए हम क्या करें, जो टेम्परेचर उसने बताए वो हम जो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की थी उसके अंदर उन टेम्परेचर्स की वैल्यू पुट करेंगे और हम कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। अगर एफिशिएंसी जो उसने बताई, फॉर एग्जांपल वो कहता था कि उसके इंजन की एफिशिएंसी 73% है, और आपने जो कैलकुलेशन की कार्नोट हीट इंजन के लिए उसकी एफिशिएंसी फॉर एग्जांपल आती है 60%, देन दैट इंजन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो दे सकता है दो टेम्परेचर के बीच में वो कार्नोट हीट इंजन होगा, तो उस तरह का इंजन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हर घर में रेफ्रिजरेटर है, कि व्हाई डिफ्रोस्टिंग इज अननेसेसरी। अपने अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर एक नोब देखी होगी जिसको प्रेस करने से वो डिफ्रोस्ट करता है, डिफ्रोस्टिंग का काम करता है, उसके ऊपर जमी हुई बर्फ को हटाता है। फ्रीजर के अंदर जो बर्फ जम जाती है चारों तरफ, उसको हटाने के लिए वो बटन बनाया गया है। आपने कभी यूज नहीं किया है तो अब उसको यूज करें और डिफ्रोस्टिंग जरूर करें। क्यों जरूरी है? देखिए, बर्फ जब उसके ऊपर जमेगी, फॉर एग्जांपल जो कंटेनर था अंदर की तरफ, जो पाइप थे उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, आइस वहां पे एकोमोलेट हो जाएगी, तो टेम्परेचर वहां का बहुत कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिट ऑफ जो अंदर का है रेफ्रिजरेटर और बाहर सराउंडिंग्स का है, दैट विल बी लार्ज, क्योंकि वहां पे बर्फ जम चुकी है, उस वजह से वहां का टेम्परेचर लगातार लो रहेगा और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही कम होगा। तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। डिफ्रोस्टर क्या करता है, वो कुछ टाइम के लिए जो वहां पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है उसको रोक देता है, यानी कि जो आपका कंप्रेशर है उसको रोक देता है काम करने से, बिजली बचेगी एक तो, और साथ के साथ वहां पे जो बर्फ होगी वो पिघल जाएगी, वहां से हट जाएगी। अब उसे कारण क्या होगा, पूरा अंदर का रेफ्रिजरेटर का जितना भी पार्ट है उसका टेम्परेचर लगभग एक जैसा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसका टेम्परेचर अंदर का इंक्रीज होगा तो बाहर और अंदर के मुकाबले जो डिफरेंस है वो कम होगा, और डिफरेंस कम होगा तो एफिशिएंसी वहां पे परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर वहां पे जब टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाएगा तो हमारे जो सामान रखा है, जो रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल वर्क है वो क्या रहेगा। तो देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे जो केस बनता है वो ये है कि जो बर्फ जमती है वो उस पाइप के चारों तरफ जमती है, तो टेम्परेचर बाकी का तो सेम रहेगा बट वहां पे टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो चुका है।
दैट्स वाई उसको बर्फ को हटाने के लिए डिफ्रोस्टिंग की जाती है। और फिजिकल, मैं आपको फिजिक्स के टर्म्स में बता ही चुका हूं कि वो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस को कम कर देता है। टेम्परेचर डिफरेंस डिफ्रोस्टिंग से कम होगा तो एफिशिएंसी या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। सो टू इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफ्रोस्टिंग इज नेसेसरी। So this is the time to do some exercise. Here are some of the questions which you should try. And after doing all these questions, you must prepare your notes also. So this was all for the day. Thank you very much.